गांव की एक छोटी सी झोपड़ी, जहां गरीबी की दीवारें तो ऊंची थीं, पर प्यार की छत बहुत मजबूत थी। आज नरेन का जन्मदिन था। सुबह की पहली किरण के साथ ही कमला रसोई में व्यस्त थी। उसके पास देने के लिए कोई कीमती तोहफा नहीं था, पर उसके पास ममता और समर्पण का वो सागर था जो दुनिया की हर दौलत से कीमती है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस खास दिन पर तुमसे बस एक ही वादा चाहिए, तुम सारी जिंदगी बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। नरेन ने अपनी थकी हुई आंखों से कमला की ओर देखा। अरे, तुम्हारे बिना मेरा और है ही कौन। तुम्हारी सेवा और साथ ने ही तो मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तो और किसके पास रहूंगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ये कहने की जरूरत नहीं है। देखो, बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए खीर बनाई है, इसे खाओ और बताओ कैसी बनी है। सच कहूँ तो मेरा बहुत मन था कि आज तुम्हें कोई बड़ा उपहार दूं, पर विधाता ने हमें वैसी सामर्थ्य नहीं दी, इसलिए तुम्हारी पसंद की खीर बना पाई। नरेन की आंखें भर आईं। वो जानता था कि एक एक पैसा जोड़ना कमला के लिए कितना मुश्किल है। क्यों फालतू में पैसे खर्च किए। अगर ये खीर ना बनाती और पैसे बचा लेती तो हमारे घर का हफ्ते भर का राशन आ जाता। तुम जमींदार के घर कितनी मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाती हो। मेरी नौकरी जाने के बाद तुमने ही तो इस टूटते हुए संसार को संभाला है। तुम काम करो या मैं, एक ही बात है, हम अलग थोड़ी हैं। तुम काम ढूंढ रहे हो, मुझे पता है। जिस दिन तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाएगा, मैं ये मेहनत का काम छोड़ दूंगी, तब हम मिलकर लड़ेंगे। सच कहूं, जब तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजते या झाड़ू लगाते हुए देखता हूं तो मेरा सीना फट जाता है। पर क्या करूं, जहां मैं काम करता था उस मालिक ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बाहर निकाल दिया। ईमानदारी का फल ऐसा मिलेगा कभी सोचा न था। तुम इतना मत सोचो, सच को कोई दबा नहीं सकता। एक ना एक दिन तुम्हें काम जरूर मिलेगा। अच्छा, अब छोड़ो ये सब, जल्दी से एक खीर खाओ और मुझे काम पर भी निकलना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं आज मालकिन क्या क्या सुनाएगी, पर जो भी कहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरा बस एक ही अरमान था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें अपने पास बिठाकर खीर खिलाऊं, वो पूरा हो गया। नरेन ने एक चम्मच खीर मुंह में डाली। स्वाद से ज्यादा उसमें कमला का त्याग घुला हुआ था। तुम जैसी जीवन संगिनी पाना वाकई नसीब की बात है। हमारे घर में अभाव है, गरीबी है, पर प्यार की कोई कमी नहीं है ना। मैं बस यही चाहता हूं कि जब तक हम जिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते साथ रहें। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। भले ही पेट आधा भरा हो, पर मन भरा रहना चाहिए। हमारे बीच का ये प्यार कभी कम ना हो, बस यही दुआ है। सूरज अब ऊपर चढ़ाया था। कमला ने अपना आंचल ठीक किया और काम पर जाने के लिए तैयार हुई। अच्छा, अब तुम काम पर जाओ। जमींदार की पत्नी बहुत गुस्सैल है, कहीं ज्यादा बातें न सुना दे। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम आराम से पूरी खीर खत्म करना। मैं जब शाम को लौटूंगी तब तुमसे पूछूंगी कि स्वाद कैसा था। कमला तेज कदमों से पगडंडी की ओर निकल गई और नरेन उसे तब तक देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। झोपड़ी छोटी थी, पर उस पल वो किसी महल से कम नहीं लग रही थी। रे कमला, आज काम पर आने में इतनी देर क्यों की? इस तरह काम करेगी तो तुझे काम पर नहीं रख पाऊंगी मैं। हाँ, तनख्वाह तो अच्छी पाती है, फिर भी तू काम में इतनी कामचोरी करती है। क्षमा करें, कल काम खत्म करके आपको बोलकर गई थी कि आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दरअसल आज मेरे पति का जन्मदिन है, इसीलिए आने में जरा देर हो गई। पर चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। तेरे काम से ज्यादा तो तेरी गलतियाँ दिखती हैं। और तूने इतना बड़ा झूठ मुझसे कैसे बोला? कल तूने कब कहा था कि आज देर से आएगी? इतना झूठ क्यों बोलती है रे? तुझे पता भी है जमींदार इनसे झूठ बोलने की सजा क्या होती है? नहीं नहीं, आपसे समझने में भूल हो रही है, मैं सच बोल रही हूँ। अब अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे माफ कर दीजिए, दया कीजिए। मैं फिर कभी काम पर आने में देर न करूंगी, चाहे मेरी कोई भी समस्या हो, पहले काम पर आऊंगी। सुन रही नौकरानी कमला, हम तेरी तरह नीच और छोटे लोग नहीं हैं, हम जमींदार हैं।
हम धनवान और प्रभावशाली हैं। अब जब तूने मुझे इतना गुस्सा दिला ही दिया है तो तेरी इस महीने की आधी तनख्वाह काट ली जाएगी। कि तेरे देर से आने की सजा है ताकि भविष्य में तू फिर कभी देर न करे। ये आप क्या कह रही हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, हम तो जीते जी मर जाएंगे। इस महीने पहले ही बहुत कर्ज ले लिया है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, इस बार के लिए दया कीजिए। भूल शायद मेरी ही थी, मुझे आपको अच्छी तरह से बोलकर जाना चाहिए था। मुझसे अब एक भी शब्द मत बोल, चुपचाप मन लगाकर काम कर। और जब मैंने कह दिया कि आधी तनख्वाह मिलेगी तो मतलब आधी ही मिलेगी। ज्यादा बहस की तो पूरी तनख्वाह काट लूंगी। हमें अपने जैसा छोटा आदमी मत समझ, समझी तू? हाय रे विधाता, अब क्या होगा? अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? परान काका, आप यहाँ और मैं आपको घर पर ढूंढ आया। मैंने जो आपसे काम ढूंढने को कहा था, क्या आपने वो ढूंढा? दरअसल काका, मुझे काम की बहुत जरूरत थी। अब तुम्हारी समस्या तो मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन पहले मेरी समस्या सुनो। मेरा बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया है। डॉक्टर ने शहर जाकर इलाज कराने को कहा है और इसके लिए पैसों की बहुत जरूरत है बेटा। मैंने अपनी कीमती जमीन भी जमींदार साहब के पास बेच दी है। जमीन बेचकर भी और पैसों की जरूरत है। अब सोच रहा हूँ घर बेचकर शहर चला जाऊं, वहां कूली या दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाऊंगा और बेटे का इलाज कराऊंगा। इतने सब के बीच तुम्हारा काम मैं देख ही नहीं पाया बेटा, अब मुझे माफ कर दो। अरे अरे परान काका, आप इतनी समस्याओं के बीच मेरा काम कैसे देखेंगे? काका, आप कृपया मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। मैं काम तो एक ना एक दिन ढूंढ ही लूंगा, पर आपके बेटे की सेहत पहले है। हाय रे, कुछ दिन पहले जहां परान काका के पास इतनी जमीन जायदाद थी, आज बेटे की बीमारी के लिए सब कुछ बेच दिया। लेकिन काका, पैसों से ज्यादा जीवन की कीमत है। आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए, यही कामना करता हूं। हाँ बेटा, मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं। तो बेटा, अब मैं चलता हूं, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। अच्छा काका, आप जाइए, बिल्कुल चिंता ना करें काका। विधाता ने जब बीमारी दी है तो वही उसे ठीक भी करेंगे। हाँ बेटा, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। अच्छा सुनो ना, एक बात कहूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी, वो जो हमारे घर में काम करने वाली कमला है ना, उसका पति क्या हर महीने तुम्हें ठीक से लगान देता है? हाँ, देता तो है। क्यों, क्या हुआ बताओ? क्या तुम्हें उसके घर की जमीन चाहिए? अगर चाहिए तो बस एक बार कहो, किसी भी कीमत पर वो जमीन तुम्हारी होगी। चाहिए मतलब 100 बार चाहिए। पता है वो कमला सुबह मुझे कितनी बड़ी बात कह गई। सुबह काम पर आने में देर हुई तो मुझे घुमा फिरा कर झूठा कह दिया। जब तक तुम उसका घर नहीं छीन लेते मुझे चैन नहीं आएगा, समझे? चैन नहीं है। भाग्यवान, अब थोड़ा दिमाग ठंडा करो। तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, कुछ ही दिनों में उसका घर छीनकर तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। अभी करने में क्या समस्या है? अभी क्यों नहीं कर रहे हो? समस्या है भाग्यवान, समस्या है। मुझे पहले कुछ काम करने होंगे। उसके नाम के जाली कागजात बनाकर उसे घर से बेघर करना होगा कि मेरी भाग्यवान से मुंह लगा के बात करे और ऊपर से झूठा कहे। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर मैं अपना दिमाग ठंडा करती हूँ अब, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ करना। उसे दिखा दूंगी कि जमींदारन क्या चीज होती है और तुम जैसे छोटे लोगों के साथ जमींदारन क्या कर सकती है। सिर्फ जमीन छीन कर नहीं रुकूंगा गिन्नी, उन्हें गांव से भी निकाल दूंगा। बस तुम कुछ दिन और इंतजार करो। भाग्यवान, आज मैं इतना खुश हूं कि
कि मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने जमींदार को महीने का लगान दे दिया है भाग्यवान। मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुमने लगान समय पर दे दिया। अच्छा सुनो ना, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है, मैं अब काम पर जाती हूँ। अरे अरे, ये तुमने क्या कह दिया भाग्यवान? ये तुमने क्या कह दिया? तुम काम पर जाओगी? मतलब अब तुम काम पर नहीं जाओगी? ऐसा करने से कैसे चलेगा? काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा बताओ? जानते ही हो बाजार का जो खर्च है उसे कौन संभालेगा ना। गिन्नी, इतने दिन काम किया तो किया, अब से काम का नाम भी तुम अपने मुंह से नहीं लोगी। तुम्हें मैं काम पर नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। हो सकता है तो मैं शहर जाके काम करूंगा। तुम मुझे छोड़कर शहर चले गए तो मैं कैसे रहूंगी बताओ? जहाँ जाओगे मुझे भी साथ लेकर जाओगे, समझे तुम? अरे इस घर से जल्दी बाहर निकला, तेरे साथ आज मेरा समझौता होगा। जल्दी बाहर निकला बोल रहा हूं। अरे ऐसे मुझे कौन बुला रहा है? चलो तो जाकर देखते हैं। आवाज कैसी जानी पहचानी लग रही है। अरे जमींदार साहब, आप स्वयं मेरे घर में? अरे मेरी क्या किस्मत, आपको कहां बैठने को कहूं जमींदार साहब? तेरे घर में मैं बैठने नहीं आया हूं, तेरे साथ समझौता करने आया हूं, समझा? तेरा 1 साल का लगान बाकी है, जल्दी लगान के पूरे पैसे दे, अभी इसी क्षण। अगर नहीं दिए तो अभी तेरे साथ ऐसा कुछ होगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। ये क्या कह रहे हैं आप जमींदार साहब? मेरे पति और मैं दोनों मिलकर आपको हर महीने लगान दे आते हैं। पिछले महीने भी तो आपको लगान दे आए, हमने फिर कहाँ लगान बाकी रखा बताइए? हाँ जमींदार साहब, मेरी पत्नी तो एकदम ठीक बात कह रही है। हमने कभी लगान बाकी नहीं रखा। किसी दिन हमने 2 दिन भूखे रहकर देखा है, लेकिन लगान के पैसे हमने पूरे दिए हैं। देखिए जमींदार साहब, इसकी कितनी बड़ी हिम्मत, आपको झूठा कह रहा है। ए बेटे, तू क्या जानता है कि तू किसके साथ बात कर रहा है? सच में इतनी हिम्मत? आज से तेरा ये घर मेरा हुआ। अभी इस घर से जल्दी चले जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। जमींदार साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, कुछ दिनों बाद मेरा बच्चा आएगा इस दुनिया में। हम अब कहाँ जाएंगे जमींदार साहब? दया करके हमारा घर मत छीनिए जमींदार साहब। मैं हूँ जमींदार चंद्र नरेन, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। हट, इस घर से जल्दी बाहर निकल, चल। ठीक है जमींदार साहब, आप जब हमें यहाँ रहने नहीं देंगे तो हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये गांव वाले आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। चलो भाग्यवान, हमें नहीं रहना ऐसे लोगों के बीच। भगवान सब सही करेगा। चलते चलते हम अपना गांव पार करके कहाँ आ गए बताओ? इस जगह को देखकर लगता है कि यहाँ लोग बहुत कम आते हैं। जानते हो, मुझे इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें भूख लगी है तो मुझे किसी भी तरह तुम्हारे लिए खाना लाना ही होगा, वरना हमारे बच्चे को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं बस्ती में वापस जाकर देखता हूँ कुछ खाना मिलता है या नहीं। अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा, खाना लेकर ही आऊंगा। मैं खाने के लिए तुम्हें कभी जोर नहीं करती, लेकिन हमारे बच्चे के लिए तो मुझे खाना ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें खाना लाने के लिए इतना जोर दे रही हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम यहीं आराम करो। अच्छा जी ठीक है, लेकिन तुम सावधानी से जाना।
सुनती हो, एक जगह 1.5 घंटा काम करके तुम्हारे लिए ये खाना लेकर आया हूं। अब कृपया जल्दी से खा लो। बिना पैसों के कोई खाना नहीं देना चाहता, इसलिए काम करके ये खाना लेकर आया हूं। एक घने और रहस्यमयी जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, नरेन और कमला अपने गांव से बहुत दूर थे। वो दोनों एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में थे और भूख प्यास से बेहाल। नरेन देखो, ऊपर से कुछ चमकती हुई चीज नीचे झाड़ियों में गिरी है। हाँ कमला, मैंने भी देखा। चलो देखते हैं क्या है। झाड़ियों के बीच उन्होंने देखा एक परी बेहोश पड़ी थी। उसके पंख हल्के नीले रंग के थे, लेकिन एक पंख बुरी तरह से मुड़ा हुआ था। कमला ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उससे परी के पंख को धीरे से बांधा ताकि उसे सहारा मिल सके। कमला, मैं 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हारे लिए जो खाना लेकर आया था, वो अभी इस घायल परी को दे देते हैं। इस खाने की हमसे ज्यादा जरूरत अभी इसको है। नरेन ने वो खाना धीरे से परी के सामने रख दिया। थोड़ी देर में परी को होश आ गया। अपने घायल पंख को फड़फड़ाया, लेकिन वो उड़ नहीं पाई। उसकी आंखों में उदासी और डर साफ दिख रहा था। तुम चिंता मत करो नन्ही परी, जब तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम हमारे साथ इस पेड़ के नीचे रहो। हाँ नन्ही परी, ये जगह सुरक्षित है और हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। जब तक तुम उड़ने लायक नहीं हो जाती, तुम हमारी दोस्त हो। परी ने उनकी आंखों में देखा, जैसे उनकी दयालुता को पहचान रही हो। वो जानती थी कि उसे अब उड़ने में समय लगेगा, तो उस दिन से पंखुरी नाम की वो परी कमला और नरेन के साथ उसी विशाल पेड़ के नीचे रहने लगी। नरेन, मैं इसके लिए जंगल से मीठे फल ढूंढ कर लाती हूँ। अरे मैं इसको साफ पानी पिलाता हूँ और हमारे आसपास नजर रखता हूँ। रात को वो तीनों एक साथ बैठते। नरेन उन्हें जंगल की कहानियां सुनाता और कमला अपने गांव की बातें बताती। पंखुरी चुपचाप सुनती, कभी कभी अपने जादुई पंख से हल्की रोशनी कर देती। नरेन देखो, परी ने अपने जादू से इन फलों को कितना मीठा और रसीला बना दिया है। हाँ, ये हमारी देखभाल का ही फल है। समय बीतता गया। पंखुरी के पंख धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन इस दौरान उन तीनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था। एक घायल परी और दो इंसान जंगल में एक साथ जीवन बिताते हुए एक दूसरे का सहारा बन गए थे। एक रात कमला, नरेन और पंखुरी पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठे थे। पंखुरी का पंख अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वो खुशी से अपने पंख फड़फड़ा रही थी। कमला, नरेन, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। जब मैं घायल होकर गिरी थी, तब तुमने मुझे सहारा दिया। अब मैं पूरी तरह से उड़ सकती हूँ। हमें बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो गई पंखुरी, लेकिन अब तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। हाँ पंखुरी, तुम्हारे बिना ये जंगल खाली खाली लगेगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने घर लौट जाओ। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। पंखुरी ने अपने जादुई पंखों से एक छोटी सी जादुई शीशी निकाली, जिसमें नीले रंग का पानी चमक रहा था। ये सत्य का जादुई जल है। कमला, नरेन, इसे अपने पास रखो। जब तुम अपने गांव जाओगे तो इस जल की तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी। इस जल से क्या होगा पंखुरी? अगर तुम इसे किसी के ऊपर छिड़कोगे तो वो केवल सच बोलेगा। इससे तुम अपने अत्याचारी जमींदार का सच सबके सामने ला सकते हो। पंखुरी ने अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारा सोना, हीरे और चांदी भी उन्हें उपहार में दिए। अब तुम दोनों घर लौट जाओ, और हाँ, अपने गांव जाकर उस अत्याचारी जमींदार पर ये जल जरूर छिड़कना। नरेन और कमला गांव लौटे। गांव के बीचों बीच जमींदार खड़ा होकर अपनी झूठी तारीफ कर रहा था और गरीब ग्रामीणों को डरा रहा था। अरे, मैं ही इस गांव का देवता हूँ। अब तुम सब मेरे गुलाम हो, गुलाम, समझे? और रही बात उस नरेन की, उसे तो मैंने गांव से निकाल कर ठीक ही किया। अब तक तो वो उस जंगल में भूखा मर रहा होगा।
तभी भीड़ को चीरते हुए नरेन और कमला सामने आते हैं। उनके पीछे गांव वाले हैरान होकर देख रहे हैं। जमींदार, अब और झूठ नहीं, आज तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। हाँ? अरे अरे, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैंने ही तुम सब ग्रामीणों की जमीनें हड़पी हैं। मैं एक लालची और बुरा इंसान हूँ। हाँ, अरे मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ? अरे ये क्या कह रहा है? अरे भगवान, ये तो पापी निकला भैया। अरे जमींदार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसे छोड़ना मत। हाँ, इसे छोड़ना मत। सभी गांव वाले मिलकर जमींदार को घेर लेते हैं। जमींदार डर के मारे कांपने लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो। मैं सारी जमीन वापस कर दूंगा सभी की। कमला, नरेन, मुझे बचा लो। मैं अब कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। जमींदार, माफी मांगने से पाप कम नहीं होते। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गांव वालों, जो सोना चांदी हमें उस जादुई परी ने दिया है, उससे हम गांव के सभी गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन इस जमींदार को गांव से बाहर कर दिया जाए। ये नरेन 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 नरेन, हमारा नया मुखिया नरेन होगा। हाँ, नया मुखिया नरेन होगा। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। नरेन और कमला गांव के मुखिया बनते हैं और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।